हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि डेट्स जो हमारी मेंशन हुई है, जो कि मैं हर बार बार रिपीटिशन करके बताती हूँ ताकि जिनको नहीं पता है उन्हें पता चल जाए कि जो एनटीए ने हमें डेट्स दी है, अभी उनमें क्या पता कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बट अभी तक तो हमारे पास जो डेट्स हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। ठीक है, तो हमें अपना सिलेबस सारा का सारा तो कंप्लीट है ही है, बट जो हमारी रिवीजन है उसे हमें उस 6 तक कंप्लीट करना है ताकि हमारे पास जो 7 का डे हो हम उस पर पूरी तरीके से कर सकें। तो हमारे कभी भी, क्योंकि 8 तारीख से लेके आपको पता है जुलाई की कुछ डेट्स बता रखी है और साथ में साथ अगस्त की कुछ डेट्स बता रखी है हम लोगों को। यस, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे और आज हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ होगा, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को कि मेरे को कुछ फास्ट रिवीजन भी करवानी है आप लोगों को सभी की। तो कोशिश करूँगी कि कल मैं सेकेंड यूनिट, जो हमारी सेकेंड यूनिट है, उसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करूँ ताकि आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनमें काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके साथ अगर मुझे कुछ और ऐड ऑन करना हुआ तो मैं वो भी ऐड ऑन कर लूँगी। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिट आपको कल की क्लास में होने वाला है। सो कल की क्लास कोई भी मिस ना करे। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे सुन रहे हैं, 12 बजे की क्लास होती है, सो 12 बजे आपको क्लास को ज्वाइन करना है, क्योंकि कल आपका और भी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हमारी एमसीक्यूज़ की क्लास है। उससे पहले जो हम थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जानते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको देते हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। तो जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब वो आपको यहाँ पर सारी की सारी अपडेट कर दी जाती है, तो आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैठे बैठे ही सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको, आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर इंस्टा अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जिन्होंने भी अभी तक जिन्होंने भी अभी तक जो है मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन दबा दे ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेस है उसका भी आप लोगों को पता चलता रहे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी के सभी जो है लाइक कर दे क्लास को। यस यस, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। चलिए आगे चलते हैं। अब राधे राधे। यस, आप चाहें तो एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख रहे प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर जाकर फिलर फॉर्म लिखिए तो आपके सामने इस तरीके का ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा और आप उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको 100+ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे फॉर अ प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पर, और इसी से ही आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए। और जैसे कि फ़र्स्ट क्लास का मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके यूजीसी के पेपर में आपको पता है हमारे 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 हमारा सबका सेम होता है और पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो पेपर 1 में आप लोगों की ये क्लासेस आप देख सकते हैं। 4 बजे मॉक टेस्ट जो कि ऐप में होंगे, 10 बजे आपका होमवर्क जो है वेबसाइट पर आ जाएगा, 9 बजे आपके सुबह के टाइम पर करंट जीके का होगा, उसके बाद रिवीजन होगी 2 आवर्स की 11 बजे सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद 2 बजे, क्योंकि 12 बजे किसकी क्लास है, 12 बजे मेरी क्लास है, एंड देन उसके बाद 2 बजे आपकी जो है स्पीड जेआरएफ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करवाए जाएंगे। उसके बाद रात के 9 बजे आपकी मैथ्स और डीआई की क्लास होगी और उसके बाद आपकी 11 बजे रात को 50 एमसीक्यूज़ की क्लास होगी। तो ये सारा फर्स्ट पेपर का शेड्यूल है। अब ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये आपका सेकेंड पेपर का शेड्यूल है जो 27 जून से आपको पता ही है कि अप्लाई हो गया था।
9 बजे करंट अफेयर्स, 11 बजे पेपर फर्स्ट आईसीटी, 2 बजे आपका पेपर फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 9 बजे आपका मैथ्स की क्लास, 11 बजे आपके 50 एमसीक्यूज। उसके बाद 12 बजे मेरी क्लास होती है, जो कि आपको पता ही है कि 12 बजे हिंदी की क्लास होती है जो आपने अटेंड करनी है। जो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हिस्ट्री का होगा तो वो 1 बजे क्लास अटेंड कर सकता है। 6 बजे संस्कृत की होती है, और कॉमर्स की अब 7 बजे कर दी है, तो 7 बजे जो है कॉमर्स वाले अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब बिल्कुल देरी ना करते हुए हम लोग अपने एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। चलिए, आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट जो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों को देखती रहूँगी। तो आई होप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। तो इसका आंसर सिंपली बघेली होगा। अगर आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह याद होगी, मैंने करवाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर बहुत जल्दी बता देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधित जो प्रावधान है वो किस में दिए गए हैं? 343 से लेके 351 आर्टिकल के बीच में जो है हमारे राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और ये सारे प्रावधान मैंने आपको, जितने भी इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं उन सबको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। तो जिन्होंने राजभाषा वाला जो है क्लास अटेंड नहीं की है, तो मेरी क्लास है, पीछे देख सकते हैं आप लोग, और उसको अटेंड कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा चेन्नई। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा चेन्नई। चेन्नई में जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघोष महाप्राण ध्वनि है? देखिए, मैंने आपको टेबल अच्छे से बना के दिखाया था संघोष घोष का, महाप्राण और अल्प प्राण का भी। ठीक है, तो यहाँ पर संघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो आपने बताना है यहाँ पे घ जो है वो संघोष भी है और साथ ही साथ महाप्राण ध्वनि भी के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये तो छोटे छोटे प्रश्न है, ये तो आप सभी को आते होंगे। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चात स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आ, जो है वो आपका पश्च स्वर है। उसके बाद अगला है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन ने, गासवते तासी ने, शिव सिंह सेगर ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका आंसर आएगा आपका शिव सिंह सेगर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है वह इसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और चौथा है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वह पुस्तक जो है उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप का कवि कौन है? मीराबाई है, रसखान है, सूरदास है या विद्यापति है? तो इसका आंसर साफ साफ दे रखा है सूरदास। तो सूरदास जो है वो हमारे अष्टछाप के कवि जो है उनको कहा जाता है। उसके बाद नौवां प्रश्न क्या है? नौवां प्रश्न है, आनंद कंदामिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका नाम काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पत्रिका के जो है संपादक का जो नाम है वो पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर? चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघर। ठीक है, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो आपने बताना है यहाँ पे श्रीकांत वर्मा।
इसका आंसर क्या आएगा? श्रीकांत वर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल देनी होगी तो ज़रूर डेफिनेटली मैं वहाँ पे डिटेल दूंगी, बट जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं डिटेल नहीं दूंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भाग्यवती के लेखक कौन है? तो भाग्यवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फिलोरी, लज्जाराम मेहता। तो इसका आंसर है श्रद्धाराम फिलोरी जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो भाग्यवती के लेखक जो हैं वो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बारहवां प्रश्न क्या है? अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो आपने बताना है धर्मवीर भारती। आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, सबको रट गया होगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न है कुटुच के लेखक कौन है? ये भी सबको पता होगा क्योंकि कुटुच के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं बार बार रिपीटिशन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिपीटिशन में, अगर आपने मेरी सारी सीरीज़ देखी होगी तो कहीं ना कहीं ये भी रिपीटिशन में आया है। अगला 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? तो कौन सी रचना अमरकांत की है? तो जिंदगी और जोक, ठीक है। तो ये जो है वो अमरकांत की है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने कई सारे जो है MCQs करने हैं, ठीक है। 2021 का वैसे तो एग्ज़ाम पेपर मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन एक बार फिर से दोबारा मैं रिवीजन उसकी करवा दूंगी और वो मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट डे करवाऊंगी। वैसे एक बार मैं करवा चुकी हूँ, उसके बाद रिपीटिशन में मैं लास्ट डे दोबारा से उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगी, जो क्वेश्चन पेपर होगा हमारा 2021 वाला उसको। उससे पहले हम लोग जो है फास्ट रिवीजन में यूनिट्स कर लेंगे थोड़ी अच्छी अच्छी। जो लास्ट में हमने यूनिट्स की थी उन्हें छोड़कर जो हमारी पहली वाली यूनिट्स है उनको कर लेंगे। तो कल की क्लास में जैसे कि मैंने बताया यूनिट 2 हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सभी स्टूडेंट को कल वाली क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा आपको एक पूरी क्लास में, क्योंकि एक ही क्लास में मैं पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो करवा दूँगी, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा होल रिवीजन यूनिट 2 का आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंद्रहवां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है पहल का संपादक कौन है? तो पहल जो है उसका संपादक कौन है? तो आपने बताना है ज्ञान रंजन जो है उसके संपादक है, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 16वां प्रश्न क्या है? ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक किसकी कृति है? तो आपने क्या आंसर देना है इसमें? आनंदवर्धन की। तो आनंदवर्धन की जो कृति है उसका नाम है ध्वन्यालोक। तो ये भी शायद सबको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है मैं कहूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न क्या है हमारा? तो यहाँ पे है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर और मम्मट। तो इसका आंसर क्या आएगा? रूप गोस्वामी। तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जो है वो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है और उसके लेखक रूप गोस्वामी है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है। जो अभिव्यक्तिवाद है उसके प्रवर्तक कौन है? शंकुक भट्टलौलट, आनंदवर्धन या अभिनव गुप्त। तो इसका आंसर आएगा अभिनव गुप्त जो है वो अभिव्यक्तिवाद है। और ये मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, अभिव्यक्तिवाद से ही अभिनव गुप्त। तो मैंने कहा था कि अभी अभी लगा है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए दोनों के नाम सेम बताए थे। तो ये आंसर भी काफ़ी ईजी जो है, आप समझ सकते हैं इसको कि काफ़ी इजी है। और आपको पता होगा अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो रस सूत्र में हमें 4 जो है व्याख्याकार जो हैं उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या की थी। तो अब उसमें ही अभिनव जो गुप्त थे उन्होंने ही जो है अभिव्यक्तिवाद जो है उसका सिद्धांत जो है वो दिया था। तो ये सिद्धांत जो है वो अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया था और इन्हीं के ग्रंथ का नाम भी अभिनव भारती है। तो इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? अभिनव भारती, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका है।
ठीक है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उस पर टिका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उन्नीसवां प्रश्न क्या कहता है हमें? 19वां प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवक्तक है। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवक्तक कौन है? आई.ए. रीचे, टी.एस. इलियट, क्रोचे और लॉजाइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, क्रोचे। तो अब क्रोचे है, तो अगर आपको पता होगा इसके बारे में, तो दार्शनिक जो बेनोदत्ते क्रोचे था, पूरा नाम क्या आएगा इनका? पूरा नाम है इनका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, बेनेदत्तो क्रोचे इनका पूरा नाम था, जो कि एक दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने ही अभिव्यंजनावाद का जो है प्रवक्तक इनको कहा जाता है। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 18, आप इनका टाइम पीरियड भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं आपसे। तो 1866 से आप लिख सकते हैं 1952 का, 1856 से 166 से 1952। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। मिटा दूँ उसको मैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं इसे मिटा देती हूँ। चलिए 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, काव्य में उदान तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो उदान तत्व को सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, इलियट ने, लॉजाइनस ने। तो किसने दिया है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका लॉजाइनस। अगला 21वां प्रश्न जो है आपका क्या है? तो 21वां प्रश्न आप देखेंगे तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का विकास बताना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आई थिंक ये तो सबको रटा होगा, क्योंकि जब अगर जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको रटा होगा, क्योंकि जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है उनको तो मैंने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से रटा रखा था। तो सबसे पहले पाली आएगा, पाली के बाद प्राकृत आएगा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आएगा और अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी आएगी। तो ये इसका सही अनुक्रम है। 22वां प्रश्न क्या पूछा गया था? 22वां प्रश्न है, हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो संस्थाओं के कालक्रम के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। तो सबसे पहले आएगा हमारा नागरी प्रचारिणी सभा काशी। ठीक है, ये वाला इसका सही उत्तर है बी। सबसे पहले आएगा नागरी प्रचारिणी सभा काशी, उसके बाद आएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। अलग अलग जगहों का नाम भी साथ साथ आपको दे रहे हैं यहाँ पर। नागरी प्रचारिणी सभा कहाँ की? काशी की है, तो पता होगा आपको। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर? प्रयाग में। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ? प्रयाग में। उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहाँ? चेन्नई में। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति जो है वो वर्धा में। तो राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति कहाँ पर? वर्धा में। तो ये इस तरीके से आपको याद करना है, वर्धा, चेन्नई, ठीक है, प्रयाग और यहाँ पे काशी। तो इस तरीके से 4 है और चारों का याद करना है अच्छी तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तेईसवां प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो कालक्रम के अनुसार बताना था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएंगे? मिश्र बंधु, फिर आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर आएंगे राजकुमार वर्मा और उसके बाद आएंगे आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसका ये सही अनुक्रम जो है इसी प्रकार का है। सबसे पहले आ गए मिश्र बंधु। मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे,
फिर आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद आएंगे राम कुमार वर्मा, और उसके बाद आएंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी। उसके बाद 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। तो पत्रिकाएं जो है उनके प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है, ये पूछा है इन्होंने। पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सबसे पहले इसका आंसर है कवि वचन। ठीक है, कवि वचन सुधा हो गया, उसके बाद सरस्वती हो गया, उसके बाद हंस हो गया, उसके बाद आ गया धर्मयुग। कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न क्या है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार कहाँ अनुक्रम कौन सा है, सही अनुक्रम कौन सा है ये बताना है। तो रचनाओं के कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है, तो सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी। सबसे पहले क्या आएगा, अंधेर नगरी, फिर आएगा अंधा युग, फिर आएगा संसद की सड़क तक, उसके बाद आएगा मगध। तो ये इसका सही अनुक्रम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अंधेर नगरी, उसके बाद अंधा युग के बाद आएगा संसद से सड़क तक, उसके बाद आएगा मगध। तो अंधेर नगरी आप लोगों को पता होगा, अंधेर नगरी का किसकी है। अंधेर नगरी नाटक है। ठीक है, और वो नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रचनाकार कौन है उसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार है और 1881 में लिखा गया है, ये 1881 में अंधेर नगरी। उसके बाद आता है अंधा युग। अंधा युग भी नाटक है और इसके रचनाकार तो आपको ढंग से याद होंगे, धर्मवीर भारती हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1954 का है। उसके बाद आता है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक ये एक हमारा काव्य है और ये धूमिल के द्वारा रचित है, धूमिल इसके रचनाकार हैं। उसके बाद ये जो है आपका 1972 में इसको लिखा गया था। उसके बाद आता है मगध। मगध जो है ये भी काव्य ही है आपका एक तरीके का, और ये इसके रचनाकार कौन है, श्रीकांत वर्मा है। श्रीकांत वर्मा इसके रचनाकार है और इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1984 का है, 1984। तो ये इसका है 1881, 1954, 1972, 1984। तो ये इसका बिल्कुल सही कालक्रम अनुसार जो है लगा दिया मैंने से। अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित उपन्यासों को रचनाकार की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका सही अनुक्रम कौन सा है ये बताना है रचनाकार की दृष्टि से। तो इसमें सबसे पहले आएगा सेवा सदन, फिर आएगा त्याग पत्र। सबसे पहले आएगा सेवा सदन, फिर आएगा त्याग पत्र, उसके बाद आएगा मैला आंचल, और उसके बाद आएगा आपका आधा गांव। ठीक है, तो अगर हम सेवा सदन की बात करें तो सेवा सदन जो है ये उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा रचित है और ये 1918 में रचित हुआ था। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा सेवा सदन। उसके बाद आता है त्याग पत्र। त्याग पत्र जो है वो जिनेंद्र कुमार के द्वारा रचित है। तो इसके उपन्यासकार कौन हो गए, जिनेंद्र कुमार हो गए। ठीक है, और 1937 में जो है ये रचित हुआ। तो 1937 में जो है ये रचा गया। उसके बाद आता है मैला आंचल। मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का है, ये तो सभी को पता होगा, फणीश्वर नाथ रेणु उनका है, और ये 1954 में प्रकाशित हुआ है, 1954। उसके बाद आता है आधा गांव। आधा गांव आपको पता ही है, मासूम रजा, जिनका पूरा नाम है राही मासूम रजा, जो 1966 में प्रकाशित हुआ। तो 1966 में जो है प्रकाशित हुआ। तो ये इसका मैंने आपको डेट बता रही दोबारा, 1918, 1937, 1954, 1966। तो ये इस तरीके से इसका सही अनुक्रम है। चलिए अब अगला। 27वां प्रश्न क्या कहता है। 27वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित नाटकों को रचनाकार की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो अभी भी इसका सही जो
आंसर है वो क्या है, ये बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले आएगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के बाद क्या आएगा, सिंदूर की होली। सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी, उसके बाद आएगा सिंदूर की होली, उसके बाद आएगा लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, और उसके बाद आएगा आठवां सर्ग। तो आठवां सर्ग इसके बाद आएगा। तो ये इस तरीके से इसका जो क्रम है वो ये ऐसा है। उसके बाद 28वां प्रश्न क्या कहता है, 28वां प्रश्न कहता है यहाँ पर रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो रस सूत्र का व्याख्याकरण का सही अनुक्रम यहाँ पर सबसे पहले आएगा भट्टलौलट, ठीक है, भट्टलौलट आए, उसके बाद शंकुक, शंकुक के बाद भट्टनायक, और भट्टनायक के बाद आएगा अभिनव गुप्त। ठीक है, तो इसको आपको याद करके रखना है ऐसे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कराए, सिर्फ तभी पता होना चाहिए। तो रस संप्रदाय के प्रवक्तक का नाम जो है आपको पता ही है, रस संप्रदाय के प्रवक्तक का नाम क्या है। रस सूत्र की बात की जा रही है ना, तो रस के प्रवक्तक का नाम क्या है, पता होना चाहिए। यस, तो क्या है, भरत मुनि। तो भरत मुनि जिन्होंने अपना नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है वो रहे हैं भरत मुनि। भरत मुनि का रस सूत्र दिया था, कौन सा दिया था, विभाव अनुभाव वैभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा अपना सूत्र दिया था। अर्थात क्या था, इसका अर्थ क्या था कि विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, और व्यभिचारी मतलब संचारी जो भाव होता है उसके संयोग से ही रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है, कि रस प्रकट होता है, रस की निष्पत्ति होती है। और इसके 4 प्रमुख व्याख्याकार रहे हैं। पहले हमारे रहे हैं भट्टलौलट, ठीक है, भट्टलौलट इन्होंने कौन सा अपना वो दिया था, सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था उत्पत्तिवाद। कौन सा, इन्होंने दिया था उत्पत्तिवाद। ठीक है, उत्पत्तिवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था भट्टलौलट ने। उसके बाद आते हैं शंकुक। शंकुक ने कौन सा दिया था, शंकुक ने दिया था अनुमितिवाद। ठीक है, अच्छा, उत्पत्तिवाद का एक और नाम भी है जिसको हम आरोपवाद भी कहते हैं, तो वो अलग नहीं है, सेम चीज़ है। उसके बाद शंकुक, शंकुक को अभी यहाँ पर शंकुक ने जो सिद्धांत दिया था वो था अनुमितिवाद। उसके बाद भट्टनायक, भट्टनायक ने जो दिया था वो था मुक्तिवाद। और उसके बाद आ जाता है हमारा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त से आएगा क्या दिया था उन्होंने, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो उन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया था अभिनव गुप्त ने। तो ये तो सेम सेम था, मैंने पीछे भी कराया था। अगला प्रश्न है हमारा 29 वाला, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्री चिंतकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो चिंतक है उनके द्वारा कौन सा इसका आंसर है। तो अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैसम, आई ए रिचर्ड। तो आई ए रिचर्ड, तो इस तरीके से ये अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आंसर तो दे ही रखा है अरस्तु। अरस्तु के बाद आएगा कॉलरिज, कॉलरिज के बाद आएगा जॉन क्रो रैसम, और उसके बाद आएगा आई ए रिचर्ड। तो इस तरीके से इसका काल क्रम बता दिया मैंने आप लोगों को, अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैसम, आई ए रिचर्ड। थर्टी वाला प्रश्न देखेंगे क्या है। 30 है, निम्नलिखित काव्य शास्त्र ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम बताना है, तो सबसे पहले आएगा साहित्य दर्पण, फिर आएगा काव्य अनुशासन, उसके बाद आएगा रस मंजरी, उसके बाद आएगा रस गंगाधर। तो ये इसका सही आंसर है। तो साहित्य दर्पण, काव्य अनुशासन, रस मंजरी, रस गंगाधर। उसके बाद 31 में क्या आएगा, 31 प्रश्न में क्या आएगा। तो क ख ग घ दे रखा है, और यहाँ पे संघोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, अनुवासिक, नासिक जो है वो सब यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है।
तो इसका आंसर है पहला वाला। पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लगाएं तो क का आएगा फोर्थ, ठीक है, इसका आएगा सेकंड, उसके बाद आएगा थर्ड, उसके बाद आएगा आपका वेट। तो क का आंसर देख रहे हैं आप लोग सभी के सभी, अघोष अल्प प्राण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ख का आपका आ जाएगा यहाँ पे अघोष महाप्राण। उसके बाद ग आ जाएगा, ग का आपका आएगा संघोष अल्प प्राण, ठीक है। और उसके बाद घ का आपका आ जाएगा यहाँ पर संघोष महाप्राण, ठीक है। तो ये इसका सही अनुक्रम है जो आप लोगों को सबको याद करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित हिंदी की भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भाषाविद दे रखे हैं और उनके ग्रंथों का नाम भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कामता प्रसाद गुरु, नीचे किशोरी दास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा, ठीक है। और साथ में उनके साथ वाले भी दे रखे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर बी वाला है। तो बी वाले के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है कामता प्रसाद गुरु, तो कामता प्रसाद गुरु का आएगा यहाँ पे हिंदी व्याकरण। तो उनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी व्याकरण। सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला है किशोर दास वाजपेयी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर भाषा और समाज, ठीक है। भाषा और समाज, इसका देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग इधर उधर हो गई है, लेकिन इसका आंसर बता दिया मैंने आपको, भाषा और संवाद है, समाज है। और उसके बाद तीसरा आता है उदय नारायण तिवारी। तो तीसरा का उदय नारायण तिवारी का आपका आ जाएगा यहाँ पे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है। उसके बाद आता है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का यहाँ पर आ जाएगा आपका भाषा और समाज। तो ये इसका सही अनुक्रम है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो आत्मजयी यहाँ पर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो आत्मजयी, आत्मजयी का सीधा आ जाएगा आपका कुंवर नारायण। उसके बाद आता है धरती। धरती जो है इसका सीधा आएगा त्रिलोचन। उसके बाद आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार का सीधा आ जाएगा आपका अगे। उसके बाद धूप के धान, तो धूप के धान का आपका आ जाएगा यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 34 वाला प्रश्न है। इसमें क्या है हमारे पास, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो लेखक के साथ सुमेलित करना है, तो इसका सीधा मैं आप लोगों को आंसर ही बता दूंगी कि क्या है। तो यहाँ पर आपके पास है शुद्ध कविता की खोज। तो शुद्ध कविता की खोज इसका सीधा आएगा दिनकर। उसके बाद आएगा आत्मनेपद, आत्मनेपद में आपका आएगा अगे। उसके बाद एक साहित्यिक की डायरी, तो एक साहित्यिक की डायरी जो है इसका आपका आ जाएगा मुक्तिबोध। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है उसका आएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे सभी स्टूडेंट को। यस अगर हो गए हैं तो यस कीजिए, सभी कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 35 वाला देखेंगे क्वेश्चन क्या है इसमें। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो काव्य पंक्तियां दे रखी है और उनके रचनाकारों के नाम साथ में दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सेकंड आंसर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैच करेंगे। पहला आएगा ये उपमान मैले हो गए हैं, यह उपमान मैले हो गए हैं, तो ये किसका है? अगे का है। उसके बाद हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, ये किसका? इसका आएगा मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद आता है बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, तो इसका आंसर आएगा आपका बिहारी। उसके बाद आएगा भक्ति तही ज्ञान नहीं, नहीं कुछ भेद, तो इसका आएगा आपका तुलसीदास। तो ये इसका सही अनुक्रम है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेट करना है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 36 वाला, देखेंगे क्या है इसमें। दिए गए गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दे रखा है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो यहाँ पे देखिए आंसर दे रखा है, तो इसका है आपका चौथा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है ये पंक्तियां, गद्य पंक्तियां जो है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो इसका जो है आपका आ जाएगा प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद। उसके बाद तीसरा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो ये तीसरा जो है इसका आपका आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद आएगा मर्द साठे पर पाठे होते हैं। तो ये जो है इसका आ जाएगा प्रेमचंद। तो ये इसका सही अनुक्रम है। आई होप इतने क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 37 में देखेंगे क्या है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संप्रदायकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हिंदी प्रदीप है, तो पहले तो उसका आंसर जो है ए है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हिंदी प्रदीप का आएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद आएगा आपका ब्राह्मण, तो इसका आएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। फिर आएगा सरस्वती का आपका आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आएगा बसुधा का आपका आएगा यहाँ पे कमला प्रसाद। तो ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए आगे चलते हैं। 38 प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित करना है। रुकिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। यस, तो सबसे पहले इसका आंसर है सी हमारे पास, पंचवटी जो है इसका आपका आ जाएगा खंड काव्य। उसके बाद आता है प्रिय प्रवास का आएगा आपका महाकाव्य। उसके बाद एक कांट विष पाई इसका आएगा आपका काव्य नाटक। उसके बाद शिवा बावनी का आपका आ जाएगा यहाँ पर मुक्तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राधे राधे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 39, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्टलोलट है, ठीक है, शंकुक है, भट्टनायक है, अभिनवगुप्त है। तो इसका आंसर तो मैंने आपको अभी बताया था। आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बताइए इसका फटाफट आंसर क्या है। यस, तो इसका आंसर आएगा आपका सबसे पहले भट्टलोलट का आएगा आपका उत्पत्तिवाद। उसके बाद शंकुक का आएगा आपका अनुमितिवाद। उसके बाद आएगा भट्टनायक का आपका आएगा यहाँ पर भुक्तिवाद। उसके बाद अभिनवगुप्त का आपका आएगा यहाँ पर अभिव्यक्तिवाद। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए 40 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला है जियोपॉल सात्रे। सबसे पहले तो यहाँ पे डी है इसका आंसर, जियोपॉल सात्रे। इसका आंसर आएगा अस्तित्ववाद। फिर आएगा जियोक दरिदा। ठीक है, जियोक दरिदा जो है इसका आंसर आएगा आपका विखंडनवाद। उसके बाद आएगा टीएस इलियट का आपका आएगा निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। और उसके बाद आएगा क्रोचे का आएगा अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। तो ये इसका सही अनुक्रम है। आई होप क्लियर है। चलिए 45 तक मैं करवा देती हूँ। उसके बाद आपको पता है 46 से लेके 50 तक आपको होमवर्क दिया जाता है। यस, तो यहाँ पर स्थापनाएं हैं, तर्क दिए गए हैं और उसके ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका आंसर देना है। तो रीजन दे रखा है और साथ ही साथ स्थापना दे रखी है।
तो यहाँ पे स्थापना दे रखा है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तर्क दे रखा है कि नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही है। तो नाद सौंदर्य की कविता की आयु बढ़ती है, नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु भी अधिक हो जाती है। उसके बाद 42 वाला है स्थापना दे रखी कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, और तर्क दे रखा है कि भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए और आर दोनों ही सही है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है, और साथ ही साथ क्या है कि भाषा जो है सामाजिक जो है संपत्ति होती है, और भाषा विहीन जो समाज होता है उसकी कल्पना संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 43 वाला स्थापना दे रखी कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिमी के साहित्य चिंतक का गहरा प्रभाव है, और तर्क दे रखा है कि हिंदी के प्रमुख समीक्षकों पाश्चात्य साहित्य चिंतक से प्रभावित नहीं है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, तो आर वाला रॉन्ग कर लीजिए और ए सही कर लीजिए। उसके बाद 44 वाला प्रश्न देखेंगे, उसमें स्थापना दे रखी कि नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है, और तर्क दे रखा है क्योंकि नई कविता पूर्वत पश्चिमी प्रभाव से जन्मी हुई है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, तो ए को गलत कर दीजिए और आर को सही कर दीजिए कि नई कविता पूर्णतः जो है पश्चिमी प्रभाव से जन्मी है। 45 वाला प्रश्न देखेंगे अब। स्थापना में दे रखा है दलित चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। तर्क दे रखा है क्योंकि दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों का ही होता है। तो इसका आंसर है कि ए गलत है और आर सही है, तो ए को गलत कर दीजिए और आर को सही कर दीजिए कि जो दलित जीवन है उनका वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। आई होप 45 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं इनसे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, और आप लोग इसे रिवाइज करेंगे अच्छी तरीके से। एक बार दोबारा क्लास को देखेंगे, क्लास आपको मिल देगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो और आप लोग मुझे जो है फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक की ID है RADHEY राधे JYOTI ज्योति। ठीक है, तो राधे ज्योति नाम से ID है, फिलर फॉर्म की पिक लगी है, इजीली फाइंड हो जाऊंगी। ठीक है, तो जो भी किसी को डाउट है, क्वेरी है, तो वो वहां पर मुझसे पूछ सकता है। आई होप अब 45 है, 45 के बाद आपको पता ही है एक आप लोगों को मैं जो है गद्य देती हूँ, तो वो गद्य आप लोगों को पढ़ना है, और उस गद्य से रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चंस होंगे 46 to 50, उसको आपको सॉल्व करना है। तो वो आपका होमवर्क है। यस, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका होमवर्क है, और सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे और आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ऑल द बेस्ट। तो पढ़ते रहिए, और जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।